हे गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स के बारे में स्पेशली कौन लोग पढ़ते हैं? मेनली जो बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स के बच्चे होते हैं उन्हें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना पड़ सकता है। देन साथ ही साथ अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी ये माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना पड़ सकता है। देन अगर आप इग्नू बीएससी जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं देन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ओके तो क्योंकि हमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना ही है तो पहले हम माइक्रोब्स क्या है ये पता कर लेते हैं। ओके माइक्रोब्स यानी कि जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। ओके या फिर जिन्हें हम माइक्रोस्कोप यूज़ करके ही देख सकते हैं, हम उन्हें स्पेशली माइक्रोब्स कहते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ओके 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आप +2 में भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हमारा हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके जो हमारा हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहले कौन आता है? डेफिनेटली किंगडम आता है। कौन सा आता है? किंगडम आता है। ओके देन आपका क्या आता है? फाइलम आता है। ओके देन आपका क्या आता है? क्लास आता है। ओके तो कंटिन्यूसली आपको स्पेसिस तक जाना पड़ता है, राइट। पहले किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, देन स्पेसिस। लेकिन ना किंगडम से भी पहले एक बड़ा क्या होता है, एक बड़ा क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ओके तो ये जो आपका डोमेन होता है ये किंगडम से भी पहला आता है, किंगडम। ओके तो जो किंगडम से पहले आता है उसे हम डोमेन कहते हैं मेनली। और जैसे कि आपके किंगडम कितने तरह के हैं? जैसे कि आपके किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आपका किंगडम 5 तरह का है, राइट। सिमिलरली आपके डोमेन कितने हैं? 3 तरह के हैं, ठीक है। डोमेन कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। जैसे कि आपका एक हो गया आर्किया, देन हो गया बैक्टीरिया एंड देन हो गया आपका यूकैरिया। ओके तो पहले देख लेते हैं आर्किया क्या है। तो आपके जो आर्किया और बैक्टीरिया होते हैं ये मेनली आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यानी कि आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। प्रोकैरियोट्स यानी कि जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ओके प्रिमिटिव यानी कि क्या होता है? जो कि पुराने तरह के सेल्स होते हैं। तो हम उन्हें पहले इन्हें हम प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है, पहले तो इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देन इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स में भी मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, जिनके वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा? माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। उनका नाम माइक्रोब इसलिए ही हुआ है क्योंकि उन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, राइट। देन आपका आता है माइक्रोब्स के बारे में हमने और भी डिस्कशन किया हुआ है। जैसे कि हमारे माइक्रोब्स कौन से डोमेन में जाते हैं, राइट। डोमेन क्या था? जो कि हमारे किंगडम से भी पहले आता है। जैसे कि आपका हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता ही होगा कि जैसे हमारा किंगडम आता है पहले, देन आता है फाइलम, देन आता है क्लास। लेकिन किंगडम से भी जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ओके तो आपके डोमेन कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। एक है आपका आर्किया, देन है आपका बैक्टीरिया और देन है आपका यूकैरिया। ओके तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किया और बैक्टीरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किया और बैक्टीरिया आपके क्या है? ये दोनों ही आपके प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेल्युलर हैं। यूनिसेल्युलर यानी कि इनका एक ही सेल होता है और उनका एक ही सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट यानी कि जैसे कि आपको पता ही होगा जो कितने बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे कि आपका मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो तो मेनली यूनिसेल्युलर होते हैं, साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके उनका एक ही सेल सारे फंक्शन कर सकता है प्रॉपरली, इसलिए उनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है। ओके तो देखिए हमने पढ़ लिया कि आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों किस में जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में जाते हैं और दोनों के दोनों यूनिसेल्युलर ही होते हैं। देन आता है आपका और एक डोमेन जो कि यूकैरिया, ठीक है। डोमेन 3 तरह के हैं। एक है आपका आर्किया, दूसरा है आपका बैक्टीरिया और तीसरा है आपका यूकैरिया। एक्चुअली पहले आर्किया और बैक्टीरिया दोनों को ही एक ही माना जाता था, ठीक है। जो आर्किया था ये भी पहले आपके बैक्टीरिया डोमेन के अंदर ही आता था, लेकिन अभी इन्हें सेपरेट किया गया है। जो आपका आर्किया है इसे हम आर्की बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। गॉट इट। तो आपको आर्किया क्या है, देन बैक्टीरिया क्या है, देन यूकैरिया क्या है। अच्छा यूकैरिया के बारे में मैं बताई नहीं हूँ। तो यूकैरिया जो होते हैं ये आपके मेनली यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स यानी कि इन्हें हम मॉडर्न टाइप्स ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। इन्हें हम मॉडर्न टाइप्स ऑफ सेल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनके न्यूक्लियस में, ओके लेट मी राइट, तो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है इनके न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ओके क्या होता है? न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन होता है। देन इनके जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं इनके भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके सेल ऑर्गेनल्स के भी कवरिंग्स होते हैं, साथ ही साथ इनके न्यूक्लियस के भी कवरिंग होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। देन इनके सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर भी एक तरह का मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है। गॉट इट। तो ये होता है आपका यूकैरिया। तो यूकैरिया में आपके मेनली सारे यूकैरियोट्स ही जाते हैं, ओके। ओके, देन देखिए आर्किबैक्टीरिया। हमने तो पहले मतलब दोनों को मिला के बता दिया था कि आर्किया और बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेल्युलर है, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी इन दोनों को अलग किया गया है, राइट, वरना आर्किया और बैक्टीरिया दोनों तो सेम ही होते। तो चलिए देख लेते हैं आपका आर्किबैक्टीरिया क्या होता है। मेनली आपके आर्किबैक्टीरिया में जो आते हैं वो होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, ओके। एक्सट्रीमोफाइल्स, हम एक्सट्रीमोफाइल्स किसे कहते हैं, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ हैलोफाइल्स हो गए और कुछ आपके थर्मोफाइल्स हो गए। हैलोफाइल्स कौन से होते हैं, जो कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, ठीक है, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, जो हैलोफाइल्स होते हैं वो आपके एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। मेनली सलाइन कंडीशन क्या होता है आपका, जैसे कि आपको पता होगा जो आपका सी वाटर है वो एक सॉल्टी वाटर है, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि वो एक सलाइन वाटर है, ठीक है। तो ये आप कितना भी सैलिनिटी बढ़ा दीजिए, ये जो आपके हैलोफाइल्स हैं ये वहाँ पर एग्जिस्ट कर पाएंगे, जो कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में एग्जिस्ट कर पाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हैलोफाइल्स कहते हैं। देन आपका आता है थर्मोफाइल्स, ठीक है। तो थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेट कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर पाते हैं, मतलब जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी जो एग्जिस्ट कर पाते हैं हम उन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं, ओके। या देन देखिए जो हमारा यूनिवर्स होता है, देखिए हम माइक्रोब्स कब पहली बार पैदा हुए थे, हम अभी उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स कब पहली बार धरती में दिखे गए थे, ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यूनिवर्स कब पहली बार फॉर्म हुआ था। तो जो आपका यूनिवर्स है वो पहली बार आपका 13.8 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो आपका यूनिवर्स कितने साल का है अभी, या अभी 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ओके। ओके, तो ये था आपका यूनिवर्स, एक सुंदर सा इमेज। देन चलिए जो आपका अर्थ था, ठीक है, आपका अर्थ कब फॉर्म हुआ था, अर्थ अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था, देन आपका अर्थ कब फॉर्म हुआ था, देन आपका पहली बार लाइफ कब देखने को मिला था, ये सब थोड़े वैरी करते हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट बुक्स फॉलो करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट डाटा देखने को मिल सकता है, देन आप गूगल में भी तरह तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो हम ओवरऑली ये तय करके मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स था वो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। देन हमारा जो अर्थ था वो 4.6 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ था। देन हमारा जो पहली बार लाइफ एग्जिस्ट किया था अर्थ में वो कब हुआ था, मेरा 3.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था, ओके। तो जो लाइफ जब अर्थ में आया तो पहले ऑर्गेनिजम्स जो थे कि मतलब पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि यहाँ पे लाइफ को लेके आए, तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे आपके, वो मेनली आपके बैक्टीरिया थे, ठीक है। बैक्टीरिया पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कि अर्थ में आपके लाइफ को लेके आए थे, ओके। और ये जो होते हैं इन्हें हम नेक्ड आई यानी कि खुले आँखों से हम इन्हें नहीं देख सकते, ठीक है। इन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। इसलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, ओके। या तो देन तो देखिए हम पहले मैं जस्ट आपको क्योंकि 3 डोमेन्स के बारे में बताई थी कि जो हमारे डोमेन्स है वो 3 तरह के हैं, एक है मेरा आर्किया, देन है मेरा बैक्टीरिया, देन है मेरा यूकैरिया, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आर्किया क्या है। आर्किया जो है आपको आपका एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। देन आपका जो बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट है और यूनिसेल्युलर भी है, ठीक है। देन हमने आपको बताया कि यूकैरिया क्या है, ठीक है। यूकैरिया यानी कि ये सब यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स में आपके कौन से किंगडम जाते हैं, ओके, लेट मी राइट। आपके यूकैरिया में आपका जाता है प्रोटिस्टा, फंजाई, ओके, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन आपका जाता है प्लांटे, देन आपका जाता है एनिमलिया, ओके। तो ये सारे किंगडम्स जाते हैं आपके यूकैरिया में, ठीक है। लेकिन जो आपका आर्किया हो गया, देन आपका बैक्टीरिया हो गया, ये दोनों में आपका एक ही किंगडम जाता है और वो किंगडम है आपका मोनेरा, क्लियर। ओके, तो हम जो फर्स्ट चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वायरसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले देखिए वायरसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है स्मॉल ऑब्लिगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल क्यों है, क्योंकि इनके साइज़ बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। देन इन्हें और भी क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी कहा जाता है।
ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ऑब्लिगेट मतलब ये एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन्हें एक होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो वायरस है ये आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसे रेप्लिकेशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए इसको किसकी ज़रूरत है? इसको और एक होस्ट की ज़रूरत है, जिसके वजह से इसे और भी क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है। और इन्हें इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स भी कहा जाता है। इंट्रासेल्यूलर क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट भी कहा जाता है। देन इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहा जाता है? आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि इन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और एक होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके तो ये देखिए, ये है आपका वायरस, ठीक है। तो वायरस का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है? पहले तो इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम वायरल जीनोम कहते हैं, ओके। इसके जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, इसे हम वायरल जीनोम कहते हैं। देन इसका आउटसाइड में एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। इसके आउटसाइड में एक प्रोटीन कोट होता है जिससे मैं क्या कहती हूँ? कैप्सिड कहती हूँ, ओके। ये एक एक्चुअली टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर होता है। जब वायरस आउटसाइड द होस्ट बॉडी होता है, उसकी बॉडी में क्या क्या होता है? एक तो आपका वायरल जीनोम रहता है और साथ ही साथ ये जो आपका प्रोटीन कोट रहता है, ठीक है, ये प्रोटीन कोट को आपका कैप्सिड भी कहा जाता है। और भी वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। आपका एनवेलप क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सब के काम भी क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने दीजिए। ओके देन देखिए, मेरे जितने भी वायरसेस होते हैं वो सब ए सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। ए सेल्यूलर यानी कि क्या है? इनके पास सेल नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है। आपका न्यूक्लियर मटेरियल आपका डीएनए हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले इमेज में दिखाई थी कि आपका बीच में क्या रहता है? आपके बीच में न्यूक्लियर मटेरियल्स रहते हैं और आपके ये न्यूक्लियर मटेरियल के चारों ओर आपका प्रोटीन कोट रहता है, या फिर जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। तो इसके चारों ओर ये प्रोटीन कोट या फिर कैप्सिड क्यों रहता है? ताकि आपका जो ये वायरल जीनोम है ये प्रोटेक्टेड होकर रह सके, ठीक है। तो इसके पास कोई और मतलब क्या है, इसके पास कोई और सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलते हैं। इसके पास एक आपका जो जीनोम है, न्यूक्लियर जीनोम है, जो कि आपका डीएनए और आरएनए है, और साथ ही साथ प्रोटीन कोड, ठीक है। ये दो ही स्ट्रक्चर आपको वायरस में देखने को मिलता है, कोई और सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? ए सेल्यूलर कहा जाता है, ओके। और देखिए इसमें क्या क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, एंड लाई इनसाइड अ प्रोटीन कोड, ठीक है। और ये सब किसके अंदर रहते हैं? ये एक प्रोटीन कोड रहता है, और ये प्रोटीन कोड के अंदर आपके ये डीएनए या फिर आरएनए या फिर न्यूक्लियर जीनोम रहते हैं। देन देखिए, वायरसेस आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा इकोनॉमिक लॉसेस हो सकता है, इसलिए हमें वायरसेस से बच के रहना पड़ेगा। जैसे कि आपके वायरसेस की वजह से आपका स्वाइन फ्लू होता है। देन आपके एनिमल्स में भी कुछ तरह तरह के डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका फूट एंड माउथ डिजीज़ हो गया। देन आपके क्रॉप्स में भी डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका तंबाकू मोज़ाइक डिजीज़ हो गया, ओके। एंड उनका सिर्फ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ये और भी तरह तरह के क्या यूजेस में आते हैं, जैसे कि आपका हो गया वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि हम आपके वैक्सीन भी कैसे प्रोडक्शन होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी, ओके, अपकमिंग लेक्चर्स में, ओके। तो वायरसेस का एक और भी काम हो गया, जैसे कि आपका वैक्सीन प्रोडक्शन। देन आपका हो गया कैंसर थेरेपी, ठीक है, ये कैंसर थेरेपी में भी यूज़ होते हैं। देन आपका आता है फेज थेरेपी, और फेज थेरेपी में भी ये यूज़ होते हैं। फेज थेरेपी क्या है? फेस थेरेपी क्या है? ओके, दिस इज़ योर टास्क, ओके। आपको गूगल करके या फिर आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलता है, आप फेस थेरेपी क्या है आप गूगल करके सर्च करके पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वायरसेस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। वायरस क्या होते हैं, देन उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।